हाय डियर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम में। आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से लेकर आया हूँ बिहार दरोगा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों का हल। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस प्रश्न का हल करेंगे वो है 11/3/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछी गई प्रश्न। ठीक है, तो उन प्रश्नों के उत्तर जानने के साथ साथ हम उनसे जुड़े सभी तथ्यों के बारे में भी जानेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस, मतलब जितने भी सारे बिहार से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सब में हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो हम देख सकते हैं यहाँ की पहला जो क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है बांकीपुर। यानी बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में पटना के बांकीपुर में हुआ था। यह कांग्रेस अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में ये क्वेश्चन ज़रूर शामिल हो सकता है। ठीक है, कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो हमने देख लिया कि हुआ था 1912 में, पटना के बांकीपुर में हुआ था, अध्यक्ष थे इसके रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे कि बिहार में एक और अधिवेशन हुआ जो था 37वां अधिवेशन, किसके? चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी वो। ठीक है, वो हुआ था 1922 में। ठीक है, तो कहाँ हुआ था यह? तो यह हुआ था गया में। ठीक है, और उसके बाद ही किसमें? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। कब? 1923 में। ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ कि बिहार में दो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, पहला 1912 में, दूसरा 1922 में। 1912 वाला बांकीपुर में, 1922 वाला कब, कहाँ? तो ये हुआ है गया में हुआ है। ठीक है, जान लेते हैं इसके बाद कांग्रेस की स्थापना। तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। उस समय 72 प्रतिनिधियों में इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हम देखेंगे कि कोलकाता। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है कोलकाता में। यह कंपनी की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में था। इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में थी। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। मतलब ये जो बैंक थी भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक, इसको बंद कर दिया कब? तो 2012 में बंद कर दिया गया है। उद्देश्य क्या था? तो परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता करना, लघु अवधि के गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण, कंपनियों की कार्यशील पूंजी आदि का इसका उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून क्या लिखा गया है कि नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे। ठीक है, इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति के संबंध में लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में और तथ्य जान लेंगे, और तथ्य और पुस्तक जो भी 1857 की क्रांति से जो पुस्तक हैं उनसे संबंधित जानकारी भी हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ आप स्पष्टता देख सकते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है विनायक दामोदर सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन किसके द्वारा? तो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। सिपोए म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके द्वारा? तो RC मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। 1857 ये किसके द्वारा था? SN सेन, सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा लिखा गया है। SN सेन का पूरा नाम सुरेंद्र नाथ सेन है।
रिबेलियन 1857 ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो पीसी जोशी, इनका पूरा नाम पूरन चंद्र जोशी है। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया है। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया है। तो हमने देख लिया यहाँ कि 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी पुस्तक थे उन पुस्तकों का नाम हमने देख लिया और उनके लेखक को भी देख लिया। अगला क्वेश्चन है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो हम देख सकते हैं पाइका जो नृत्य है हमारे ही राज्य यानी बिहार से संबंधित है, लेकिन यह नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है। ठीक है। पाइका का अर्थ है पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। सैन्य सेवा से बनी क्या है? एक छोटी जाति है। यह युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। यहाँ कलाकार भाले और ढाले के साथ युद्ध में गठन में है। पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का ओडिशा के साथ साथ बिहार, झारखंड में भी प्रचलन है। तो पाइका नृत्य किन किन राज्यों से संबंधित है? तो पहला हो गया ओडिशा, दूसरा बिहार और तीसरा झारखंड। क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ बिहार था इसलिए हमने आंसर टिक किया बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है कब हुआ था? तो 1946 यानी 1946 में। उस समय बांकीपुर जेल में उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में थे। उसी समय इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। कब? 1946 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के 6 भाग हैं। इन 6 भागों को भी हम देख लेते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत, कम्युनल ट्रायंगल, विभाजन की योजना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पाकिस्तान पर संकल्प, विकल्प राज्य के संसाधन और पाकिस्तान का विकल्प। ये है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के 6 भाग। इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इन्होंने 1959 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, 1928 में ये पुस्तक की प्रकाशन हुई थी। मेरे निर्वासन की कहानी 1908 में और आर्य समाज 1915 में। किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय ने। यानी 3 पुस्तकें हो गई, अनहैप्पी इंडिया, मेरे निर्वासन की कहानी 1908 और आर्य समाज 1915। ये तीनों जो पुस्तकें हो गई वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन जाने से पहले हम और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916 और भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917। इन पुस्तकों का लेखन भी किन्होंने किया है? तो लाला लाजपत राय ने किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा गया है। इस बुक का साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था इस बुक को। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी के चरणों में, आत्मकथा, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी की दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। तो ये सारी जो पुस्तकों का नाम हमने जो बताया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो वाडनगर, गुजरात। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर से इसकी शुरुआत की थी। इस मिशन का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक स्वास्थ्य पहुंचाना, गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना। टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करता है। तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस, वी डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस और खसरा ये बीमारियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1987 से हुई थी। इस तिथि तक की दुनिया की आबादी जो थी 5 अरब हो गई थी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि यह जो है कार्बन का अपर रूप है।
काले भूरे रंग का होता है, इसे गरीबों का हीरा कहा जाता है। यह धातु सिंहल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संस्करण यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व जानेंगे, 2.24 होता है। यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हीरा का संस्करण sp3 होता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। हीरा विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है, तो महारत्न का दर्जा किस कंपनी को मिला है, तो BPCL को, यानी 2017 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है, तो ओडिशा जो है सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है। यह जो है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ठीक है, लोहा के अन्य कौन कौन से उत्पादक राज्य हैं ये भी हम जानेंगे। झारखंड है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल है। भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग कहाँ भेजता है, तो जापान को, तथा दूसरे स्थान पर चीन को निर्यात करता है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, यानी कॉफ़ी उत्पादक देश राज्य जो है कौन है, कर्नाटक है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स हैं वो सब याद रखने योग्य है, अन्य किसी भी परीक्षा में ये ओरिएंटेड हो सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देने योग्य। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो, तो उसमें से कौन पास करते हैं, संसद के द्वारा जब पारित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाता है, और तब वह कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, आर्टिकल 79 में हमने देखा था, पिछले भी वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि आर्टिकल 79 में क्या है, तो संसद के 3 अंग बताए गए हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति धन विधेयक आर्टिकल 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से विधेयक को लौटा नहीं सकते हैं, यानी पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते हैं, तो वो है राष्ट्रपति धन विधेयक, यानी धन विधेयक को, यानी आर्टिकल 110 में धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं नहीं है। ठीक है, आगे इसके बारे में और विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन, तो पहला है कि विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, दूसरा कि पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, तीसरा कि पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे डाक संशोधन विधेयक, यानी पॉकेट वीटो का प्रयोग मतलब कि उसको वो रिजर्व रख सकते हैं, उसको न तो लागू कर सकते हैं न वापस भेज सकते हैं, यानी वो अपने संरक्षण में उसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध कौन सा उद्यान है, तो ऑप्शन है क्या, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो वो है गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, तो विश्व में सिंहों की कम हो रही संख्या की समस्या से निपटने और एशियाई सिंहों की संरक्षण हेतु इसका स्थापना की 1969 में वन्य जीव अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया था। किसको, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य को। जिम कार्बेट का नया नाम क्या हो गया है, तो रामगंगा। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। स्थापना इसकी कब हुई थी, 1936 में। यही जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। प्रसिद्ध किसके लिए है, तो बंगाल बाघों के लिए, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। आगे एक और राष्ट्रीय उद्यान है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में हुए। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1980 को हुई थी। अवस्थिति मतलब किस जिले में, तो पालक्काड जिला, केरल, भारत में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी, बाघ, सांभर, चीता व जंगली प्रमुख हैं। ठीक है, सर्वाधिक विविधता पाई जाती है किसमें, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण यानी बिहार में ही स्थित है। किसके लिए, तो बाघ, स्लॉथ, बियर, चीते और अजगर भालू के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है,
तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो नीलहरित शैवाल को कहते हैं। यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीवाणु है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण का धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है हमें, देख सकते हैं कि सिंध, इसका हम आंसर देखेंगे। क्षेत्र दिया हुआ है और उसको क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कि सिंध जो है कहाँ पड़ता है, तो कोटदीजी। ठीक है, कोटदीजी जो है सिंध के किनारे, सिंध प्रांत में है। पश्चिम बंगाल में बालाकोट। ठीक है, दक्षिणी बलूचिस्तान सरायकेला, हरियाणा राखीगढ़ी। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था कि पश्चिम बंगाल बालाकोट और दक्षिणी बलूचिस्तान सरायकेला, ये दोनों के दोनों जो है ये गलत ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, हम सिर्फ बालाकोट जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, और दक्षिणी बलूचिस्तान जो वो भी बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, तो हम सिंध, कोटदीजी और हरियाणा राखीगढ़ी यहीं बस यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो करेंट से है, फिर भी इसको देख लेते हैं कि जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौराष्ट्र यानी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वह है भूमिका शर्मा। ठीक है, जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बनी है। 21 वर्ष की देहरादून में आयोजित हुआ था विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। आगे कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, तथ्यों के बारे में। जैसे मीराबाई चानू जो है वो कहाँ की? तो मणिपुर की निवासी है, भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, ये जो है भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी, यानी ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो सामाजिक वानिकी जो है वो खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना से संबंधित है। प्रथम वन कानून कब पारित हुआ था? तो 1987 में। भारत में प्रथम वन कानून 1927 में पारित हुआ था। उद्देश्य क्या? तो पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करना है। इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया, बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीयों का मूल अधिकार कानून के समक्ष समानता, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। इन चारों ऑप्शन में से जो हमारा गलत ऑप्शन है वो है अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। भारत का संविधान हमें यह मूल अधिकार प्राप्त करता है कि आप अपना शिक्षा संस्थान क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, उसका शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, स्थापना किसी भी शिक्षण संस्थान का कर सकते हैं और उसका उस पर प्रतिबंध भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। बस भारत सरकार की जो फॉर्मेलिटी और मानदंड है उस पर आपका कंपनी या संस्थान क्या होना चाहिए, कायम होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। वर्तमान में कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। जो मूल अधिकार है हमारे कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच स्थित है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार चौथा है जो आर्टिकल 25 से 28 के बीच है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 5वां अधिकार है जो 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। ठीक है, क्या हुआ था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का रूप देकर आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया था। यानी पहले जो थे 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A के तहत उसको जोड़ दिया गया। आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? तो पीत रस का क्या कार्य है? तो हम देख सकते हैं कि मानव शरीर में पीत रस का कार्य जो है वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना है। ठीक है, पीत रस एक तरल पदार्थ और पाचक द्रव के रूप में जाना जाता है जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा उसका फॉर्मेशन किया जाता है। किसका? पीत रस का। ठीक है, यह पीत आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। पीत का जो pH होता है कितना होता है? 7.7 होता है। प्रमुख कार्य क्या है पीत के? तो पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन उपापचय।
पित्ताशय जो होता है वो किसके जैसा होता है, तो नाशपाती के आकार की थैली होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से बेमेल कौन है, यानी जगह का नाम और पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, कुछ चोटियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से हमें क्या करना है, बेमेल को चुनना है। देख सकते हैं हम कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है केरल, यही बेमेल है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। ठीक है, गोरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खारदुंग दर्रा लद्दाख में है। नीलगिरी जो है ब्लॉक पर्वत है जो तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ी पूर्व घाट और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, तो कवक और जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। अपघटक क्या है, तो वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों का सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं उसे अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो अपघटन किस किस क्रिया द्वारा होता है, कार्य क्या है इनका, तो मृत पदार्थ को ह्यूमस में परिवर्तित करना और वन में वृद्धि करके पादपों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है दो घटकों से मिलकर बना है, एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है अजैविक। जैविक में आएंगे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक में आते हैं प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश, वायु इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है वो भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान था। ठीक है, यह जलवायु परिवर्तन में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह मिशन था। ठीक है, क्या किया गया था, किसके किसके द्वारा, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष अनुसंधान सीनेस के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। मेधा ट्रॉपिक सफलतापूर्वक अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, नहीं अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। इसका काम क्या है, तो उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ता एवं जनमान्य तक पहुंचाने का कार्य किया है जाता है। इससे महत्वपूर्ण योगदान क्या किया, तो नगरीय योजना, कृषि, खनन और पारिस्थितिकी में, समुद्री चेतावनी का अलर्ट देना इत्यादि। इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी है, तो अनुवांशिकी कौन है, अनुवांशिक पदार्थ या अनुवांशिकी कौन है, तो जीन है अनुवांशिक। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा दिया गया था। ठीक है, प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। ठीक है, तो गुणसूत्रों के अंदर माला की मोतियों की भांति कुछ DNA एवं रासायनिक इकाइयां पाई जाती है जिन्हें हम जीन कहते हैं। जोहानसेन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करते हैं। ठीक है, 1869 में स्विस रसायनिज्ञ फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार DNA की खोज की थी। ठीक है, DNA की खोज कब हुई थी, तो 1869 ईस्वी में स्विस रासायनिक फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ठीक है, इसका पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। 1868 में स्विस रसायनक फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार RNA की खोज की थी। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सोना में क्या मिलाया जाता है, क्वेश्चन है, तांबा और चांदी सोना में मिलाया जाता है। ठीक है, उपयोग इसको सोना धातु जो होती है बहुत लचीली होती है, इसलिए शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, पैलेडियम आदि के साथ इसको मिलाया जाता है। इसका प्रयोग जो होता है गहना बनाने, कठोरता को बदलने और तन्यता, गलनांक बिंदु, रंग अथवा अन्य गुणों के लिए किया जाता है। ठीक है, 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के आभूषण बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण जो होते हैं कितने कैरेट का, तो 22 कैरेट से 18 कैरेट के बीच बनाए जाते हैं। इसमें मिलावट क्या होती है, तो तांबा और चांदी की होती है। अगर ये मिलावट नहीं होगी तो आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता किसमें होती है, तो सोना में, और तन्यता भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है,
तो चिमनी से धुआं संवहन द्वारा बाहर निकलता है। चिमनी का कार्य आग की ओर दहन, वायु को खींचना और फ्लू गैसों को फ्लू यानी स्मोक स्टैक के माध्यम से बाहर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम देख चुके हैं किसके बारे में, संवहन के बारे में। तो संवहन जो है, जो चिमनी है वो संवहन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, विकिरण क्या है, तो विकिरण जो होता है किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण बोलते हैं। उदाहरण जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी का गर्म होना। अगला टर्म है वाष्पीकरण। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। उदाहरण क्या है, तो किसी तत्व, यौगिक या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो इसमें देखेंगे हम आंसर इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी यानी ए बी सी डी, चारों के चारों जो ऑप्शन है सही है, यानी ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक और केंद्रीय सचिवालय ग्रेड। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, तो 2018 याद रख लीजिए कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित की गई थी, लेकिन यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर भी हम हिंदी दिवस के बारे में जान लेंगे कि देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य का आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में किस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है, तो किस्टोन प्रजाति का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं हम। अगले स्लाइड में देखेंगे इसका आंसर जो है, किस्टोन प्रजाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रही परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, यही जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो किस्टोन प्रजातियां जो है मैंग्रोवन, अफ्रीकी हाथी, ऐसी प्रजातियां होती हैं जो समुदाय संरचना और समारोह प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, किस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ भीमताल जो है टेक्टोनिक यानी झील का प्रकार बताना है कि किस प्रकार का झील है। तो यहाँ हम देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार भीमताल उत्तराखंड में स्थित है, टेक्टोनिक झील है। अष्टमुडी केरल में है, अनोपिया पश्चजल झील है। गोहन असम में है जो भूस्खलन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। लोनार महाराष्ट्र, ज्वालामुखी पहाड़ का ये मुख है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिला प्रशासन का आशय है, तो जिला प्रशासन का जो आशय है वो क्या है, तो जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन तथा जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। ठीक है, इसके 3 प्रमुख कार्य कौन कौन हैं देख लेते हैं। कानून व व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना। तीसरा है कि सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया, तो उन्होंने किया था कौन, विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने सामाजिक कार्य किया था। कौन सा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 में। उन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को सिफारिश की थी। इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थापना दिलवाए। विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट है वो कब लागू हुआ था, तो 1856 में। उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान है। विधवा पुनर्विवाह किससे संबंधित, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। ठीक है, और कौन सा गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे सती प्रथा का जो अंत हुआ वो कब, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। किसके सहयोग से, तो राजा राम मोहन के योगदान और सहयोग से। ठीक है, अगला है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ है, तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके थे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो झील है वह कहाँ है, तो मणिपुर में है लोकटक झील। ठीक है, कुछ प्रमुख झीलों के बारे में भी हम जानकारी ले लेंगे यहाँ। जैसे सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील राजस्थान में है। ठीक है, यह खारे पानी की झील है, समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है,
लोनार झील महाराष्ट्र में है, यह भी खारे पानी के लिए झील है। यह झील उल्कापिंड के टकराने से बनी है। इस झील की गहराई 500 मीटर है। ठीक है, लोकटक झील के बारे में जानकारी ले लेते हैं हम थोड़ा। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी में बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल 280 वर्ग मीटर किलोमीटर है। ये जो है सबसे बड़ा तैरता द्वीप इस झील का केबुल लामजाओ है। ठीक है, कौन सा झील, तो कौन सा द्वीप है, तो केबुल लामजाओ द्वीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, तो हर्षचरित की रचना की थी बाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। ठीक है, बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय। ठीक है, और पुस्तकें उनकी है कादम्बरी, पार्वती परिणय। हर्षचरित भी उनकी रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। तो कालिदास के द्वारा रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार कालिदास के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। भवभूति की पुस्तक मालती माधव है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है बहुविध बंध बनाता है। यानी 95% यौगिक कार्बन के बनाते हैं, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है। इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक संकेत C, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12 होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला, जो क्या है इसके कार्बन के एग्जाम्पल है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 18.5% होती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मनुष्य के शरीर में कार्बन की जो मात्रा होती है कितनी होती है, तो 18.5% होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, दिया हुआ है केंचुआ किसानों का मित्र कहते हैं। यह क्या है, तो अपरदनकारी है। ठीक है, अनुक्रमण फिर से विकास करना अग्रज जाति में। ठीक है, पारितंत्र सेवा, परागण से संबंधित, जनसंख्या वृद्धि, माल्थस जनसंख्या का सिद्धांत जो है किस पर, जन्म दर पर आधारित है। ठीक है, धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, धारा प्रवाह चालक वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इस सिद्धांत को 1812 में ऑस्टेड ने एक प्रयोग द्वारा खोजा था। ठीक है, इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनयंत्र में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है, जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है, जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा कि सरकार की आय के बराबर ही उसका व्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी किया है। ठीक है, क्या किया गया, नैदानिकी में स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के में महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से रोग शामिल हैं, वेक्टर जनित जो रोग हैं, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, तपेदिक, हेपेटाइटिस, HIV इत्यादि। अब देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जिनकी स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, यह स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, तो 1919 में हुई थी। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है, तो देख सकते हैं हम इसका जो आंसर है परिपक्व अंड से, यानी ओवम के थ्रू इसका मैच्योर जो ओवम होते हैं उन्हीं से इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मानव प्रजनन निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण परिपक्व अंड से होता है। किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा जाता है।
मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है तथा भ्रूणीय विकास कहाँ होता है? तो यूट्रस यानी गर्भाशय में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो वह है सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ है कि 12 अक्टूबर 2005 में किसकी स्थापना हुई थी? सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा संसद द्वारा पारित की गई थी। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। ठीक है, इसके तहत क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू और कश्मीर में भी लागू है। यानी ये जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, लेकिन 2019 में संविधान संशोधन के द्वारा 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा लिया गया। इसलिए अब यह जो सूचना का अधिकार है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। ठीक है, जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं? तो जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन हैं? तो वे हैं वंश और जाति हैं। ठीक है, वंश नाम और जाति विशेषण है। ठीक है, इस पद्धति यानी द्विनाम पद्धति के जनक जो हैं वो कार्लस लिनियस है। लिनियस ने मानव का नामकरण होमो सैपियंस रखा था। ठीक है, इसके अनुसार नए नाम दिए गए नाम जो दो अंक होते हैं जो क्रमशः जीव के अंश यानी जीनस और जात यानी स्पीसीज के द्योतक हैं। जैसे एलियम सेपा यानी प्याज का यह नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम जो है आदित्य L1। कब भेजने वाला है? तो 2019 में बताया गया है, लेकिन फिलहाल क्या किया गया है? अभी 2023 में यानी 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 भेजने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसरो ने कहा है कि इस मिशन के साथ सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी जो है कहाँ आदित्य L1 जो है मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभा मंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ने की संरचना जो होती है वो कहलाती है टेंडन। ठीक है, पेशियों से हड्डियों को जोड़ने की संरचना टेंडन, और हड्डियों को जोड़ने की संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है लिगामेंट। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है क्या कहलाता है? टेंडन, और लिगामेंट कहलाता है कौन कहलाता है? मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन, एक्सटेंसर टेंडन और लिगामेंट्स टेंडन। मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं, 639 से अधिक मांसपेशियां हैं। पेशी और अस्थिबंधन दोनों कोलोजन से बने होते हैं। ठीक है, अस्थि से अस्थि जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती है? तो मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। R.H. वेटकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, पहला मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि 5 जगत प्राणी का सिद्धांत किसने दिया? तो R.H. वेटकर ने दिया। कब? 1969 में। आगे है कि इसमें केंद्रक झिल्ली औसतन 20.40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। पोरोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ सारा के सारा दिया हुआ है क्या मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में कोशिका के प्रकार। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल लॉजिकल कॉम्पिटिटिव फोरम पर अपलोड कर देंगे। इसका PDF आप आसानी से वहाँ डाउनलोड करके इस सारे PDF को पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि भुखमरी का निवारण, गरीबी और भुखमरी का निवारण। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ का नारा 1972 में इंदिरा गांधी के द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। BPL के लिए अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2001 से प्रारंभ की गई थी। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम पोषण प्राप्त करने वाले उस योजना आयोग गरीब मानता है। ठीक है, इसका जो निर्धारण हुआ था वो तेंदुलकर समिति के सिद्धांत पर, तेंदुलकर समिति के सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समितियां
गठित की जा चुकी है, ठीक है, जिसमें है पहला योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962, वी.एम. जांडेटकर और एन रथ वर्ष 1971, अलग समिति 1979, लकड़ावाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति 2009 और रंगराजन समिति 2014। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो फ्रांस ने किया था। जर्मनी पर शासन फ्रांस ने किया था। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्य का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। 1830 से 48 की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई थी। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए 1/10वां अंश आवश्यक है, ठीक है। कोरम क्या होता है? तो किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम संख्या की अनुपस्थिति में संसद या विधानमंडल नहीं चल सकता है। सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 को अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। साप्ताहिक चार्ली हेब्रो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो चार्ली हेब्रो एक फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों को विशेष बल देती है। यह पत्रिका पेरिस में प्रकाशित होती है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ देख सकते हैं कि चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था, जिसे इस्लाम के द्वारा ईशा निंदा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है H1N1 इसके द्वारा होता है? तो H1N1 किसके द्वारा होता है? तो एक स्वाइन फ्लुएंजा है जो संक्रामक सांस की रोग है, जो किसके द्वारा? तो विषाणु से होता है, केवल सूअरों को प्रभावित करता है, ठीक है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा है ए वायरस के H1N1 स्ट्रेस के कारण होता है, ठीक है। बर्ड इन्फ्लुएंजा क्या होता है? तो वायरस जनित रोग है, H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो वह होता है जयपुर में। 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां आदि शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं? तो यह होते हैं 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा साझा कर सकते हैं बशर्ते कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को चक्रण क्वांटम संख्या भिन्न है। चक्रण क्वांटम संख्या को इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHP4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो MHP4 मेटेलिक हाइड्रोजन फॉस्फेट का सूत्र है, जिसमें M की जो संयोजकता है वो कितनी है? तो 2 है। जैसे COHPO4, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो MgCl2 हो जाएगा, ठीक है। इसका उपयोग फॉस्फेट उर्वरकों के निर्माण में होता है। साथ ही चीनी के किण्वीकरण, खमीर उत्पादन, पेट्रोल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि किसमें sp संकलित कार्बन है? तो sp संकलित यानी sp हाइड्रोजन किस हाइब्रिडाइजेशन किसमें? तो CH डबल बॉन्ड CH यानी C2H2 में है। 1789 में एंटनी लेवेजियर ने कार्बन की खोज की थी, ठीक है। एथीन में HCCH, चूंकि दोनों sp संकलित है इसलिए यहाँ sp संकरण है, ठीक है। sp संकरण जो होता है क्या? रेखीय होता है यानी लीनियर होता है। sp2 संकरण त्रिविमीय होता है यानी ट्राई डायमेंशनल होता है, जिसमें कोण 120 डिग्री का होता है। sp3 पिरामिडीय होता है, ठीक है, जिसका कोण जो होता है 109.5 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक 2 लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है तो विखंडन कहलाता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर यानी परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियों में इसी क्रिया द्वारा क्या की जाती है? विद्युत ऊर्जा तैयार की जाती है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या क्या? तो फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो किसका ऑक्सीकरण हमेशा 1 होगा? तो फ्लोरीन का हमेशा ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। सर्वाधिक ऋण वैधु तत्व होने के कारण फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। यह परमाणविक संख्या के साथ हाइड्रोजन वर्ग का पहला सदस्य है। 9 अर्थात 2.27 इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है पूर्वी भारत में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है।
यह किन किन राज्यों में, बिहार के अलावा किन किन राज्यों में, तो बोला गया उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। इस नृत्य में 3 प्रकार हैं, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सेरिकेला छऊ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा हुई है, तो वो है भाग 4 में। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हम जान लेते हैं भाग 1 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो किस अनुसूची में भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषा का उल्लेख है। ठीक है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था और 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। आप देख सकते हैं कौन कौन संविधान संशोधन में भाषाओं को जोड़ा गया है, तो 21वां, 71वां और 92वां, यानी 21। और यहाँ हम याद करने के लिए कर सकते हैं कि 21 दोनों को जोड़ेंगे तो 92, यानी तीनों में क्या है, संविधान संशोधन हुए हैं और उसमें भाषाओं को जोड़ा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो वो 12 वर्षों तक रहे थे। कब संविधान जब लागू हुआ 1950 में, उस समय से लेकर 1962 तक उन्होंने 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यानी पहली जो भारतीय अभिनेत्री थी वो थी देविका रानी। 1930 और 40 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही। 1969 में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली राज्यसभा के लिए नामित अभिनेत्री नरगिस दत्त है। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे, तो कौन थे, वो थे सीडी देशमुख थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। ये भारतीय गवर्नर जनरल है सीडी देशमुख, लेकिन पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं, वे 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था, यानी किसने रुपये के साइन का डिजाइन किया है, तो वो है टी उदय कुमार, जो कहाँ पढ़ रहा था, तो पढ़ रहे थे IIT बम्बई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है, तो कार्बन कर किस देश द्वारा, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड के द्वारा घोषित किया गया है कार्बन कर। 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालीन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा आशय की औपचारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो कार्बन आधारित ईंधन जैसे कोयला, तेल, गैस के जलने पर होने वाला प्रदूषण पर यह कर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो वो कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यह न उड़ सकने वाली पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है। यह सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। कीवी पक्षी को न्यूजीलैंड के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो है रियल। रूबल जो है रूस की मुद्रा है। बिर जो है इथियोपिया की मुद्रा है। रियाल ईरान, कतर आदि देशों की मुद्रा है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, तो शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलिटिन उपस्थित होता है। मधुमक्खी जो है कीट वर्ग का प्राणी है। ठीक है, इसमें शहद प्राप्त होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। यह छत्ते या घोंसले बनाकर रहती है जो मोम से बना होता है। अगला क्वेश्चन कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी के में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो ये प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, किसमें, तो वनस्पति घी में बदला जाता है। ठीक है,
अलग क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो उद्यान कृषि एवं मधुमक्खी पालन से स्थित है, ठीक है, से संबंधित है। किससे? गोल्डन जो रिवॉल्यूशन है वो किससे? तो उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार श्वेत क्रांति किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। अब श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है, भारत में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। इसके जनक कौन है? तो सैम पित्रोदा है। रजत क्रांति जिसे सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं, किससे संबंधित? तो अंडे के उत्पादन से। इसके जनक तो इंदिरा गांधी। हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन से। इसके जनक तो MS स्वामीनाथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो वो था रेड ड्रैगन, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत बंदरगाह पर आके रुका था, ठीक है। हॉकिंस प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। यह जहांगीर के समय आया था, जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, क्योंकि यह अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा जानकार था, जिससे प्रभावित होकर जहांगीर ने क्या दी? इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो जनरली नोट जारी हो या सिक्का जारी हो, किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं, ठीक है। सिक्कों की ढलाई SPMCIL के स्वामित्व वाली 4 कंपनियां टकसालों में की जाती है। वो कंपनियां कौन कौन सी है? तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में यह टकसाल उपस्थित है, ठीक है। तो हैदराबाद में 2 है, एक सैफाबाद और दूसरा चेरियापल्ली है, ठीक है। कोलकाता में कौन सी जगह पे? तो अलीपुर में है, ठीक है। याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर से बहती है? तो उत्तर से बहने वाली गंगा की सहायक नदी कौन है? तो सोन जो है उत्तर से बहती है, जो पटना के निकट गंगा में मिलती है, ठीक है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो प्रत्यक्ष दक्षिणी पठार से होती हुई गंगा में मिल जाती है, ठीक है। घाघरा गंडक गोमती और कोसी बाईं ओर से प्रवाहित होने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। तो हम देख सकते हैं कि बाईं ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो सोन हो गया, घाघरा, गंडक, गोमती और कोसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। कब त्याग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है कब त्याग कर सकता है, कैसे त्याग कर सकता है? तो वो किसको अपना क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे। तो वो देंगे भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें न्यायाधीश हैं। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार हम देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर झुकी हुई है और घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करती है, इसलिए जो पहला देश होगा वो जापान, यानी यहाँ शहर का नाम दिया हुआ है टोक्यो, यानी टोक्यो में सबसे पहले सूर्योदय होगा। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है या उगते सूर्य का देश कहा जाता है, और लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है नॉर्वे को, यानी मध्य रात्रि में जहाँ सूर्य दिखाई देता है वो देश है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो दमयंती के जो चित्रकार थे वो हैं कौन? राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजा रवि वर्मा जो थे उन्होंने विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती को अपने प्रेमी नला के विषय में हंस से बातें करते हुए दिखाया है, ठीक है। और इस पेंटिंग में ऑयल रंग का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि दमयंती के जो चित्रकार हैं वो कौन है? राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित जो पुस्तक है वो है इसमें से मैला आंचल, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है क्या थी? तो हिंदी भाषा की एक साहित्यकार थी, जिनकी पुस्तक मैला आंचल काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी और उसी के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती और अंधा युग जो है धर्मवीर भारती द्वारा ही रचित पुस्तक है, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है।
निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं हम, लिखा हुआ है। तो इसमें जो है उपयुक्त में से किसी विधि द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। आम चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इस ऑप्शन में राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमारा जो आंसर हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी हम जान सकते हैं कि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, आगे दिया हुआ है स्तंभ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जहाँ स्थित है उसका नाम और राज्यों का नाम दिया हुआ है, तो उसको हमें सुमेलित करना है। तो हम देख सकते हैं कि कर्नाटक में कौन सा है, तो कैगा जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। तमिलनाडु में कुडनकुलम जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में नरौरा है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। गुजरात में काकरपरा जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख सकते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें सही कौन है, तो राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। ठीक है, हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि राज्यसभा जो है क्या है, एक अस्थायी संस्था है। बताया जा चुका है आपको कि यह एक अस्थायी संस्था है और इससे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, लेकिन वास्तविक गठन जो है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को ही हुआ था। वर्तमान में राज्यसभा के कुल 245 सीटें हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो क्षेत्र हैं वे हैं साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा। उसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का संरचना का प्रावधान आर्टिकल 80 में है और इस राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो टाइगर वुड्स जो है वो गोल्फ से संबंधित है। एल्ड्रिक टोंट एंड टाइगर वुड्स जन्म 30 सितंबर 1975 अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनकी आज तक की उपलब्धियां उन्हें अब तक के सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है। वे पूर्व विश्व नंबर 1 तथा दुनिया के सर्वोच्च भुगतान शुदा पेशेवर खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक अनुमान के अनुसार 2010 में जीतो तथा विज्ञापनों से $9.05 करोड़ और रुपये अर्जित की थी। मतलब सबसे ज़्यादा पे किया जाता था उनको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम खिलाड़ियों के बारे में, भारतीय गोल्फ खिलाड़ी के बारे में। जैसे अशोक हैं, आलवियान हैं, वैसे ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम है, वैसे ही महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, वैसे ही कुछ पोलो खिलाड़ी हैं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ये सारा के सारा आप देख सकते हैं और इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF लोड कर दूंगा जिससे आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो जान लीजिए कि माइक्रोसेफेली या लघु शीर्षता का जो कारण है वो है जिका वायरस। ठीक है, जिका वायरस पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था। इबोला वायरस क्या है, तो विषाणु द्वारा लगने वाला अत्यंत संक्रामक घातक रोग है। रूबेला वायरस क्या है, तो जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है इसे। वेरिसेला वायरस क्या है, तो चिकन पॉक्स एंड छोटू मेता वायरस संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो रेड क्रॉस फ्लैग पर जो है कैसा प्रतीक होता है, तो वो होता है कि सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट ने जेनेवा में की थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन इसी दिन को है। ठीक है, ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है, तो ब्रह्मोस जो है एक टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है जो क्या करता है, सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। pH एक संक्षिप्त नाम है। तो pH जो है क्या है, संक्षिप्त नाम है किसका, तो हाइड्रोजन की पावर यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, H+ आयन सांद्रता के निर्धारण के लिए सोरेनसन 1909 में जर्मन केमिस्ट थे ने एक स्केल दिया जिसे pH स्केल कहा जाता है। ठीक है, pH स्केल को पावर ऑफ हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है। इसमें एक संख्या होती है जो पदार्थों की मतलब 1 से 14 तक इस पर pH स्केल पर 1 से 14 तक संख्या निहित होती है, जिसमें 7 से कम अम्लीय होता है। अगर 7 हो तो उदासीन माना जाएगा विलयन को, और 7 से अधिक हो तो उसे हम क्षारीय मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि वे वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन रहा तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो क्षय रोग के कारण, कौन सा रोग, क्षय जो रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जिसे हम तपेटिक या राज्यक्षमा या ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इस रोग में जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। ठीक है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा होता है। छोटी चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। पोलियोमाइलिटिस विषाणु जनित रोग है। ठीक है। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है। तो कोला पेय में कैफीन औषधि पाई जाती है। कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है। औसतन 100 ग्राम कोला पेय में 8 मिलीग्राम कैफीन पाई जाती है। ठीक है। कोला पेय पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका हम आंसर देख सकते हैं यहाँ कि पररहित कीड़ा जो है वो सिल्वर फिश है। क्या है, सिल्वर फिश है। उड़ान रहित पक्षी कीवी है। अंग रहित रेंगने वाला सांप है। अंग रहित पशु मछली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है, तो उन्हें हो जाता है मिल्क फीवर हो जाता है। ठीक है। यह बीमारी मादा पशुओं में बयाने से कुछ दिन पहले या बाद में होता है, यानी जब बच्चे को जन्म देता है या तो उससे पहले होगा या उसके कुछ दिन बाद होता है। यदि रोग का समय से इलाज नहीं कराया जाएगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गाय भैंस में अधिक होता है। भेड़ बकरी घोड़ी मादा सूरों का कुत्तों में भी हो सकता है। ठीक है। अब देखेंगे हम कि कुछ रोग होंगे और किस किस वायरस से या जीवाणु से होते हैं। पशुओं से संबंधित ही सारे के सारे रोग हैं, तो इनको हम देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। जैसे पहला रोग है खुरपका और मुंहपका, ये पोंकनी भी बोलते हैं। दोनों को क्या, खुरपका मुंहपका वायरस से होता है, सभी पालतू पशु में होगा। पोंकनी वायरस से होगा, गाय भैंस भेड़ सूअर में होगा। गलघोंटू जीवाणु से होगा, गाय भैंस में है। गिल्टी रोग जीवाणु से होगा, गाय भैंस भेड़ बकरी में होगा। एंथ्रेक्स बोलते हैं और घोड़ा में होता है। ठीक है। लंगड़ा बुखार जिसे ब्लैक क्वार्टर के नाम से जाना जाता है, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है, गाय भैंस में होता है सिर्फ। थर्नेला रोग जीवाणु के द्वारा सभी पालतू पशु का थन प्रभावित होता है। थनैला रोग थन प्रभावित होगा, जीवाणु से होता है। निमोनिया जीवाणु के द्वारा होता है, गाय भैंस भेड़ और बकरी में होता है। चेचक वायरस से होता है, गाय भैंस बकरी और भेड़ में होता है। क्षय रोग भी किससे होता है, तो जीवाणुओं से होता है, गाय भैंस बकरी में ही होगा। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से सिर्फ गाय में होता है। जौन रोग जीवाणु से होता है, ठीक है, गाय भैंस बकरी में। सेप्रोलेग्रिया रोग कवक के द्वारा होता है मछलियों में। ठीक है। गिलराट कवक द्वारा मछली में। पंख और पूंछ सड़न रोग जीवाणु से होता है मछली में। संक्रमण गर्भपात जीवाणु से होता है, गाय भैंस बकरी और सूअर में होता है। अफरा रोग जिसे टिम्फैनी कहा जाता है, दूषित आहार खाने से होता है। जुगाली करने वाले पशुओं को ज़्यादातर होता है, जैसे गाय और भैंस। ठीक है। इस तरह से हम जानवरों से संबंधित रोग देख लिए और किन किन कारकों से होते हैं उनको भी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 2 को मिलाना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्मोन्स दिए हुए हैं और उनका संबंध किससे है ये हम देख सकते हैं। यहाँ तो देख सकते हैं कि एड्रीनलिन जो हार्मोन है, एड्रीनलिन गुस्सा एवं डर को दर्शाता है। ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं से निकलती है, स्रावित होती है, महिलाओं में स्रावित होती है। इंसुलिन हार्मोन में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा से संबंधित है। फेरोमोन्स जो है साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। ठीक है। तो एड्रेनलिन दबाव क्रोध या डर के प्रतिक्रिया स्वरूप स्रावित होने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, जो मादा में लैंगिक प्रजनन के विकास के लिए उत्तरदायी है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। फेरोमोन्स गंध के द्वारा समान प्रजाति के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए स्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक है। ऐसे ही एक और सूची दी हुई है अगले क्वेश्चन में। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किससे संबंधित है, आइडियोटिस निग्रिसेप्स से संबंधित है। इंडियन रॉक पाइथन तो पाइथन मोलरस से संबंधित है। एशियाटिक हाथी तो इलिथस इंडिकस। स्लोथ बियर तो मेलोरस उसिरमस। मतलब ये जो है क्या है, तो ये सारे के सारे वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी, जो आधुनिक मालवा यानी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। प्राचीन में अवंती महाजनपद का क्षेत्र था, जो 2 भागों उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती में प्रदोत वंश का शासन था तथा बुद्ध काल में यहाँ का राजा चंड प्रदोत था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो वृद्धि हार्मोन का जो है पिट्यूटरी ग्रंथि उत्पादन करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जिसे मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। इससे निकलने वाला जो एसटीएच हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की अधिकता से भीमकाय यानी कीनाटिज्म विकार उत्पन्न होता है, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से अधिक हो जाती है। एसटीएच सोमाटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से होता है। मनुष्य में बौनापन या डॉर्फिज्म बोला गया क्या? तो जब एसटीएच में अधिकता पाई जाएगी तो वह भीमकाय होगा, यानी मनुष्य की लंबाई जो होगी, उम्र कम लेकिन उसका उम्र के अनुसार लंबाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब एसटीएच हार्मोन की कमी होगी तो उम्र ज़्यादा लेकिन हाइट उसका कम, यानी बौनापन बीमारी का शिकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। कब? तो वास्को डी गामा कप्पर पर कालीकट के निकट 17 मई 1498 को भारत आया था। ठीक है, जहाँ पे कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमेरिन ने उसका स्वागत किया था और जमेरिन से वो मिला और उसके साथ वार्ता संपन्न की। सितंबर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल भारत आया और 1503 में कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना कब की गई? तो 1503 ईस्वी में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कालीकट में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। तो चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। चाणक्य को और किस नाम से? तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नंदवंशीय राजा घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बने और उन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। इसका संबंध किससे है? तो राजनीति से संबंध है। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग स्थल से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी की सतह का जो है 29% भाग स्थलीय है। ठीक है, और 71% भाग क्या है? तो जलमंडल है। ठीक है, कुल मात्रा महासागरों में कितना है? पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का जल जो है महासागरों में है, जो खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग स्वच्छ जल या मीठा जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो यहाँ देख सकते हैं कि ग्रेनाइट जो है तलछट्टी, यही सही ढंग से सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो दक्षिण अफ्रीका के कहाँ? तो अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में क्या है? विस्तृत है यह कालाहारी मरुस्थल। कहाँ कहाँ? अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों में यह फैला हुआ है। ठीक है, इसका आवृत करने वाले कालाहारी घाटी कोई 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यह विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? मतलब ये यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस, अलीगढ़, सागर विश्वविद्यालय। तो इनमें से सबसे पहले कौन स्थापित हुई थी? तो हम बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1857 में। ठीक है, उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 4 फरवरी 1916 को, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना जो है समवर्ती सूची में वर्णित है। समवर्ती सूची कहाँ, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में संघ सूची में विषय पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद? तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी सिफारिश के द्वारा की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। किसी योजना को कार्य रूप देने में राज्यों का सहयोग प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इस तरह से हमने 2018 में पूछे गए प्रश्नों का
शिफ्ट 2 का 11/3/2018 को पूछे गए दरोगा परीक्षा के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का हमने क्या कर लिया, पूर्णतः 100 क्वेश्चन कर लिए और पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको अच्छे से समझ लिया। उम्मीद है आपको काफ़ी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुँच सके और वे इससे अत्यधिक लाभ उठा सके।